नमस्कार। विचारा का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने खंड पहला ख़त्म कर दिया, ठीक है, मतलब कंप्लीट कर दिया। ख़त्म मतलब उड़ा नहीं दिया, ठीक है। क्या है दूसरे खंड दो में भू आकृति विज्ञान। भू आकृति, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति के बारे में चर्चा होगी। ज़मीन जो है, भू मतलब जो धरातल है उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। वो धरातल पे क्या है उसके बारे में थोड़ा इस चैप्टर में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो मैं कहना समझ सकते हैं आप, जैसे इस यही इकाई किससे संबंधित है, ये देखिए लिखा हुआ है। जो भी बातें लिखी हुई सब एनसीईआरटी की लाइन होंगी, ठीक है। अपन से बनावटी कुछ नहीं, बना देंगे सबकी तरह, हैं जबरदस्ती बना देंगे हम, खुद से अपने से लिख देंगे एनसीईआरटी। मतलब जो लोग लिखे हुए हैं, जो लोग टॉपर्स बता रहे हैं, सब झूठी बातें क्या कि एनसीईआरटी में जरूर जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के आपको समझाऊँ, नहीं। क्लियर कट जो लाइन है सीधे सीधे वही है, बस अंतर क्या है कि आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए बस कहने क्या है। इस इकाई में क्या क्या है, संरचना और उच्चावच, भू आकृतिक विभाजन, ठीक है। उसके बाद क्या है अपवाह तंत्र, नदियों वाला। उसके बाद क्या है जल विभाजक संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलें हैं, एक चीज़ हम करते हैं आपको, पहले लेके चलते हैं मैप पे। देखिए मैप, ये देखिए मैप देखिए, ये भारत है उच्चावच, ठीक है। ये सिंबल मैंने आपको बता ही दिया था, जो बना हुआ नीचे है ना, सुई की नोक की तरह, ये सिंबल आपको पता होगा। थोड़ी कुछ बातें आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी मैप में क्या क्या। अगर आपसे बात की जाए सिंधु से रेडी, सिंधु नदी कहाँ पे, सिंधु वाला एरिया, सिंधु दिख रहा होगा आपको, ये है, ये नदी दिखी है सिंधु, मतलब ये पूरा पूरा किसका एरिया है, सिंधु का। बस इतना याद रखना चाहिए आपको, और कुछ नहीं याद रखना। उसके बाद क्या, उसके बाद एक देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, गंगा, ये वाला गंगा नदी। अब मतलब क्या, मतलब कि इधर वाला एरिया जो है, ये वाला पूरा, ये सब कौन सा किसका है, गंगा का है। बस इतना बताना चाहिए, एरिया बताना चाहिए कि हाँ भाई सबका अपना अपना फील्ड, अपना अपना क्षेत्र। चर्चा होगी तो आपको जो है समझ में आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक है आपका ब्रह्मपुत्र, नाम सुने होंगे। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये है, मतलब क्या, मतलब ये वाला पूरा एरिया जो है ब्रह्मपुत्र का एरिया बन रहा है ना, जो मतलब आकर के यहाँ पे जो है बांग्लादेश होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल खाड़ी में चली जाती है, ठीक बात है। ये मतलब पता होनी चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, देखिए ये तो लाइन बाय लाइन चल रही है ना, और लाइन बाय लाइन आपको तभी समझ में आएगी जब तक मैप नहीं समझ में आएगा। अब मैप का मतलब ये तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक बात है। उसके बाद एक है प्रायद्वीप क्षेत्र। प्रायद्वीप क्षेत्र जानते हैं क्या, प्रायद्वीप क्षेत्र देखिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इधर पूरा ये वाला एरिया जो है, इधर पूरा प्रायद्वीप क्षेत्र ये पूरा फैला हुआ, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, इधर पूरा एरिया जो है प्रायद्वीप मतलब कि दक्षिण साइड में, बस इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ना तो आप उल्टा सोचेंगे। उल्टा क्या सोचेंगे, प्रायद्वीप में से अगर आप उत्तर में सोच रहे हैं एकदम से, तो फिर कहानी उल्टा लगेगी अपने आप ही। पेपर में ऐसा कई बार आपके साथ होगा, कई बार आप जो है ऑप्शन को जो है एकदम उल्टा सोच लेते हैं, और जब ऑप्शन उल्टा सोचते हैं उत्तर एकदम जो उल्टा ऑप्शन उल्टा आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात बेसिक समझ में आई होगी। अब चर्चा हम करते हैं, ठीक है। चर्चा किस पे करते हैं, ये पॉइंट पे आ जाइए, लाइन बाय लाइन पे। लाइन बाय लाइन में क्या भाई साहब, हटा दे इसको, लाइन बाय लाइन देखिए क्या चैप्टर है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। संरचना याद रखिएगा, संरचना की बात हो रही तथा भू आकृति, भू आकृति मतलब जमीन की आकृति, पृथ्वी की आकृति, समझ रहे हैं ना, वही। आइए देखते हैं। अच्छा कुछ ट्यूनिंग लग रहा है ना पढ़ाने का, होता है जब लंबा पढ़ाते हैं आप, वैसे बीच बीच में वेरिएशन होता रहता है, कभी कभी जोश में, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी मज़ेदार, कभी कभी ऐसा होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन, स्वरूप अलग क्यों है, क्यों है भाई। आपने यह भी सोचा होगा, क्या आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं, अलग अलग स्थानों पर, सोचा होगा, नहीं सोचेंगे। आगे इस तैयारी कर रहा है भाई, ये कक्षा 11 के बच्चे के लिए लिखा है वो अब आपको लग रहा है हमको ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। चट्टाने व मिट्टी आपस में संबंधित हैं, पॉइंट अब यहाँ पे नोट्स ध्यान रखिए। चट्टाने व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टाने वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। मतलब जो चट्टाने बड़े रूप में साथ में नहीं रह पाई वो तो मिट्टी रहेगी भाई, ठीक है ना। मतलब क्या, फिर समझिए इस लाइन को,
इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे समझिएगा क्योंकि डेफिनेशन है ये। क्या कह रहे हैं, ये वाली लाइन देखिए कि चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं। पहली चीज़, अगर आपको कहीं पर ये लाइन मिले क्वेश्चन में या किसी जगह पर कि चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित, तो आपको गलत नहीं मानना, उसको सही मानना है। हाँ, बात सही है। उसके बाद क्या है कि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट ऊपर दे देगा कथन, उसके बाद नीचे देगा कारण, क्योंकि मिलता है ना एक क्वेश्चन यहाँ तैयार। अब आपको दोनों सही मानना। हाँ, ऊपर वाला सही भी है, दोनों सही है, और नीचे वाला जो है तो कारण जो है ऊपर वाला व्याख्या करता है। लाइन यही तो है ना, और क्या है, क्वेश्चन ऐसे बनता है। पृथ्वी के धरातल पर, दूसरी लाइन देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता धरातली स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। किसके अनुसार पाई जाती है? धरातली स्वरूप के अनुसार। ठीक है, ठीक बात है ना। उसके बाद क्या है, देखिए मैं यही चीज़ है, मैं आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं बता दूंगा चमत्कार, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कौन सी चीज़ प्रीलिम्स में है। फिर आपको ये बता दूंगा कौन सा मेंस में। मेंस कहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, मेंस के लिए किस फुल आपको तैयार रखना चाहिए। प्रीलिम्स तो बताता रहूँगा, आपका टेस्ट वाला काम ना NCERT का यहीं हो जाएगा, बाहर से सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46। फैक्ट है, याद रखिएगा, फैक्ट है, नहीं याद करेंगे हम, भाई याद कर लीजिएगा, इज्जत की बात है। आपको ये नहीं पता है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। 46 करोड़ वर्ष। ऐसा लग रहा है कि पूरी पीढ़ियाँ मिला देंगे तब भी नहीं समझ में आएगा ना। पीढ़ी का मतलब कि जीव जंतु मिला दो, सबको मिला दो है, जहाँ से जन शुरू हुआ फिर उसके बाद तो तमाम चीज़ें। 46 करोड़ बहुत होता है, बस इतना यार कि 46 करोड़ वर्ष लगभग है। अब कहीं पे आ जाए तब कहेंगे नहीं, कहीं पर ऐसा आया तो हम गलत मानेंगे। UPSC फैक्ट गलत मानती है, कभी कभी सही देती भाई। ठीक है, इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात, अंतर्जात समझते हैं क्या? अंतर्जात मतलब पृथ्वी के अंदर की, बहिर्जात मतलब बाहर के, याद रखिएगा। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए। अनेक परिवर्तन होना ही है, कौन सी बात है, एक परिवर्तन थोड़ा केवल होगा, अनेक परिवर्तन। केवल कहते एक परिवर्तन केवल होता तब गलत हो जाता है स्टेटमेंट। अनेक परिवर्तन UPSC की तरह दिमाग सही खोल रखिए, बस कुछ नहीं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी? इन बलों, कौन सी? अंतर्जात और बहिर्जात। बहिर्जात मतलब बहरा नहीं, बहिर्जात मतलब बाहर, इतना ध्यान रखिएगा। इन बलों की पृथ्वी की धरातल वाला अध, अरे भाई कहाँ से ये हो जा रहा है, धरातली व अधस्थली आकृति। कितने लोग हिंदी नहीं समझाएंगे यार, हिंदी में कैसे समझ में आएगा। अब इसमें इंग्लिश सुनना शुरू कर देंगे हम, भाई बड़ी समस्या है, ना टीचर को आता है ना बच्चे को आता है, कैसे काम चलेगा, फिर किसको आएगा, है ना। आकृतियों के रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक पढ़ चुके हैं। अभी ये पुस्तक अगर आप पढ़ें, ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़े तो पढ़ा दूँगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको, टेंशन मत दीजिएगा, श्रृंखला जबरदस्त चलेगी। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट, अब ये कौन सा प्लेट आ गया, इंडियन प्लेट, ऐसा है, इंडियन प्लेट भी होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं सुने सुन लीजिए, इंडियन प्लेट, कोई इंडियन प्लेट नाम का कोई चीज़ होता है, ठीक है। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा जानते हो, जो लोग पहला लेक्चर देखे होंगे, पहला चैप्टर वाला, उनको पता है भूमध्य रेखा कहाँ होता है, कहाँ होता है, आपको नहीं पता होगा। ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा कहाँ होगा, यहाँ, ये ध्रुव है, यहाँ होता है, नहीं ध्रुव है, तो भूमध्य रेखा कहाँ होता है, यहाँ, ये कर्क रेखा है, फिर कहाँ बीचों बीच जो होता है वो भूमध्य रेखा है। इतना पता होना चाहिए, है ना। भूमध्य रेखा की बात हो रही है, मतलब क्या, अपना भारत कहाँ पे है, फिर भारत कहाँ, भूमध्य रेखा नीचे ऊपर है, ऊपर है, यहाँ पर भूमध्य रेखा थोड़ा सा ऊपर है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए हमारा भारत कहाँ पे है, दक्षिण गोलार्ध में। जबरदस्ती कहेंगे, तुक्का मार देते सर, तुक्का भी ऐसा मारेंगे, उल्टा मारेंगे, है ना, होता है, किस्मत जब खराब रहती है तुक्का मारता आदमी, ठीक है। तो बात कहाँ पर हुई, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे रुक जाइएगा। अब यहाँ पे लाइन जरा समझिएगा, अभी समझ आ जाएगा। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। आपको डाउट आ जाएगा, यार ये तो बता रहे हैं तो भूमध्य रेखा उत्तर में और ये दक्षिण में बता रहा है, जिसको नहीं समझ में आएगा तो कन्फ्यूज कर जाएगा ना भाई। करोड़ों वर्ष पहले की बात है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सबको कॉन्सेप्ट बता दूँ तो समझ में आ जाएगा। बात कहाँ पे ये है कि ये जो कह रहे हैं ना, दक्षिणी गोलार्ध में पहले था इंडियन प्लेट, ठीक है ना, ये धीरे धीरे सरकते ऐसे ऊपर आया, है ना। अब जो लोग थोड़ा सा बेसिक जाने को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा जान लीजिए। ये सरकते ऊपर आया, ठीक है ना,
फिर यहीं से जो है एक जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी और एक जो है आपका इंडियन प्लेट बना। अब मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या, मतलब ये दक्षिण गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध में गया है। समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए। भैया छोटे बच्चे हो, छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, बड़े बच्चे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं। अरे भैया बूढ़े हो गए, हम 11 में नहीं पढ़ रहे ठीक है। यह आकार में काफ़ी विशाल थी, आकार में काफ़ी विशाल थी। कौन? इंडियन प्लेट। कहाँ पर थी ये? भूमध्य रेखा दक्षिण में, आकार में बहुत बड़ी थी। और क्या, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा थी। मैंने आपको बताया ना, ऊपर जब गई तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है अलग हो गई। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। करोड़ों वर्षों के बाद यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई, काफ़ी हिस्सों में टूट गई। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। मतलब क्या कह रहा है ये, समझिएगा। ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ गया? यहाँ से समझिएगा। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी टूटत पहले से ध्यान रखिएगा, जो इंडियन प्लेट था। अब ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ गया? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व समझते किधर होता है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, अगर ये कोई सेंटर है तो इधर वाला पोर्शन दक्षिण पूर्व है। और दूसरा क्या करा? इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में, इंडियन प्लेट उधर गया, ऊपर तरफ, उत्तर दिशा तरफ। दिशा समझ आ रहे हैं? मतलब इंडियन प्लेट जब खिसक रहा था तो ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो दक्षिण, मतलब किधर गया? दक्षिण पूर्व तरफ। और जो आपका इंडियन प्लेट था वो उत्तर तरफ गया। उत्तर पूर्व जाते थे कहाँ पहुँच गया? उत्तरी गोलार्ध पहुँच गया। बात क्लियर है? नहीं क्लियर? भैया क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इंडियन प्लेट जब खिसक रहा था तो कैसे कैसे खिसका? दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध में गया वो। और आपका जो उसी से ऑस्ट्रेलियन प्लेट निकला, वो कहाँ गया? दक्षिण पूर्व। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी यही है। ऐसे एक और पढ़ाएगा, अपने बखान कर लो खुद से खुश होने का तरीका है भाई। बाकी दुनिया तो ठीक है, बुराई करने में लगे हुए। अरे तुम आइस पढ़ाओगे, फेल करोगे, फेल हो जाओगे, फेल कराओगे। खैर, सब मजाक की बातें हैं। कहाँ तक पहुँचे हम? क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते? बताओ भैया, पढ़े हो तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी, कक्षा 11 बच्चे से पूछ रहा है। अब आप बताइए, कर दो नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इंडियन प्लेट खिसकना अभी भी जारी है, पॉइंट रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है इंडियन प्लेट। और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, याद रखिएगा। अभी भी चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारतीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अब कोई पूछे इस यूपीएस सिस्टम दे दें, नहीं इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये तो सीधे आप गलत काट दोगे ना भाई। क्यों नहीं प्रभाव रहेगा? जरूर रहेगा। क्या आप इंडियन प्लेट को उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा देंगे। जो पढ़े तो लगा ही देंगे ना, अब जो नहीं पढ़े उनका लगाएंगे। सर घर के हाल चाल बता दें क्या इसी में पास हो जाएंगे, लिख देते हैं। यूपीएससी के कुछ टीचर बताते हैं आपको कि पेपर भर दो केवल, ये पेपर भर दो, हाल चाल लिखो, वो नंबर नहीं देगा। जब जैसे पेपर भर दोगे खुशी मिलती है, बस कुछ नहीं, पेपर भर दिए हैं, नंबर भले न मिले, खुशी मिलती है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसकी क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः काट नहीं रहा हूँ, लाइनिंग कर रहा हूँ, कट जा रहा है। सर आप काटने को बोल रहे हैं, लाइनिंग कर रहा हूँ। अरे भैया इतना काहे सोच रहे हो, ठीक है। क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या अस्तित्व में आया, ठीक है। ये देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की, क्या भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह, शैल, अरे शैल क्या, शैल तो बड़ी चीज़ होगी सर। शैल आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, आगे चर्चा में आगे बताता रहूँगा, ठीक है। देखो बात ये नहीं कर, मैं आपको एक्सप्लोर करना शुरू कर दूँ, मैं खूब अच्छे से बताना शुरू कर दूँ, फिर तो हमको इसी में कक्षा 8 का, कक्षा 9 का, कक्षा 10 का सब जियोग्राफी क्यों समेटना पड़ेगा, खिचड़ी बनाना पड़ेगा। ये सब काम कभी जाता है जानते हैं? ये सब काम नोट्स के थ्रू किया जाता है। अब बात ये नहीं, बात ये हर चीज़ आपको नहीं पढ़नी है ना। अब जब सब बोल रहे हैं आपको क्लास 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपको लगता है थोड़ी कमी है, आप कक्षा 8 10 का पढ़ लीजिए, 9 को पढ़ लीजिए, आपको कमी लगती है। जब आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम नोट्स पढ़ा देंगे, है ना। धैर्यता बनाए रखिए, नोट्स भी कवर हो जाएगा इसी पे सर जल्दी से नोट्स पढ़ा दीजिए। अरे भैया जल्दी से क्यों पढ़ा देंगे, पहले बेसिक तो पता होना चाहिए ना आपको, बेसिक शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, तो नोट्स आसानी से पढ़ा समझ में आता है।
न तो पता चला फिर तो 2 साल तो चलेगा फिर कोर्स ही। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3, अब देखिए पॉइंट भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में, कितने खंडों में, एनसीईआरटी बोल रहा है कितने, 3, याद रखिएगा 3, ये वाला 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक बात है। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था शुरू में, मैप देखे रहे होंगे, नहीं देखेंगे सर, हम मैप क्यों देखेंगे, हम समझदार आदमी हैं, हम फेल होंगे 5 बार लेकिन मैप नहीं देखेंगे, क्यों बेइज्जती हो जाएगी ना, मैप देखेंगे हम। मैंने आपको प्रायद्वीपीय खंड बताया था, प्रायद्वीपीय खंड नीचे वाला पोर्शन ना मैप में, ये पहला तो ये हो गया, ये वाला हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। हिमालय मैंने आपको दिखाया था, नहीं दिखाया था, दिखा दें, देख लीजिए, कहाँ गए मेरे भाई हिमालय, दिखाइए, ये देखिए, ये वाला पूरा एरिया, ये, अरे भाई साहब हटा दे इसको, क्या बेइज्जती कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा ये वाला एरिया, ये क्या है, हिमालय है, इसको ध्यान रखिएगा, बस यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, आ जाइए लाइन पे। तो मिला जुला के 3 खंड जो आपके हैं, ये 3 खंड कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मैंने आपको शुरू में बताया था। तो 3 पार्ट ध्यान रखिएगा, जब भी चर्चा होगी 3 पार्ट। अब सबसे पहले चर्चा किसकी जाएगी, प्रायद्वीपीय खंड की। अपन इस पढ़ा तो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा देते हैं ना। चलिए देखते हैं क्या है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, एकदम इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जैसे प्रायद्वीपीय बात है तो कहीं पर मेन से लिखना हो तुरंत, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, फटी कुछ भी बोल दे यार, फटी कटी है। प्रायद्वीपीय का उत्तरी सीमा, प्रायद्वीपीय उत्तरी सीमा पता मुझे, हाँ प्रायद्वीप बात हो रही, उत्तरी सीमा, उत्तर की बात नहीं हो रही भैया, हाँ उधर हिमालय वाली बात नहीं हो रही, प्रायद्वीप की बात हो रही, उत्तरी सीमा, अंतर है दोनों में। जो कच्छ से आरंभ होकर, उत्तरी सीमा कहाँ से आरंभ हो रही, ध्यान रखिए। कच्छ कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात पता है ना, हाँ बताना पड़ेगा। जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों गंगा डेल्टा तक जाती है। वाह वाह क्या बात है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, प्योर एकदम प्रीलिम्स के लिए है ना। कहाँ से कहाँ तक, जो कच्छ से आरंभ होती है गुजरात से, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। ये बात आपको पता होना, गंगा डेल्टा तक जाती है। गंगा मैंने आपको बताया था, है ना। अब ये कुछ अगर आपको लगे कि अरावली कहाँ पर है या कुछ और लगे राजमहल कहाँ पर है, तो आप मैप जाकर देख लीजिए एक बार। ना समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, जब उसने दिया हुआ है तो समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद जरा एक पॉइंट देखिएगा। इसके अतिरिक्त चर्चा किसके बारे में हो रही है, प्रायद्वीप के बारे में। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व समझते हैं ना, हाँ, उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार, कर्बी एंगलोंग, उत्तर पूर्व। देखो उत्तर पूर्व समझते, उत्तर और पूर्व, जिससे मान लीजिए पॉइंट है, ये कोई लाइन ऐसे, तो उत्तर पूर्व ये वाला होता है, उत्तर और पूर्व ये वाला पोर्शन, ऐसे ऐसे लाइन जाएगा। तो भारत में ऐसे जो 7 सिस्टर्स हैं, ऐसे वहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेघालय पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है, राजस्थान भी हुआ, याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान सब प्रायद्वीप का पठार विस्तार है, इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, पश्चिम बंगाल में अभी पता नहीं कि मालदा भ्रंश कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार का छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। याद रखिएगा क्या कहा कि पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश ध्यान रखिएगा, है ना, मालदा भ्रंश ये वाला पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को किससे अलग करता है, छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में ध्यान रखिएगा पॉइंट ये वाला, राजस्थान वाला, कि
राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। क्या? राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि प्रायद्वीपीय जो फैलाव है कहाँ कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात, कच्छ वाला एरिया। उसके बाद मेघालय का पठार तक, अभी आपने देखा था, राजस्थान, मेघालय, ये सब ध्यान रखिएगा। ये उत्तर नहीं आते, ये पठार, ये मतलब किसके भाग हैं? ये इसी के भाग हैं, प्रायद्वीप के। यूपीएससी जब क्वेश्चन बनता है या टेस्ट बनते हैं तो आदमी डाउट हो जाता है, यार ये कैसे हो सकता है ये एरिया? ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है प्रायद्वीप। मुख्यतः पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप जो है मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे? प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट, इससे बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। किस, कब से कब तक? कैम्ब्रियन कल्प से, ये टाइम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब कठोर है। बना किससे? पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय मुख्यतः किससे? नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक बात है। उसके बाद क्या है कि अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने, और कौन सा? पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और इस कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन, अब ये लाइन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से, उसके बाद क्या है? खंड भ्रंश से आगे आगे प्रभावित है। अब ये नदी जो बता रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा, तापी और महानदी, नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, ठीक है, और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है, ठीक है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः कौन कौन से हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पहाड़ियाँ। अब प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर सीधे क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तब पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। दो चार और दे दिया जाएगा ये अलग से, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कौन कौन सा। अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये सब कौन सी हैं? ये सब आपके हैं अवशिष्ट पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ। कौन कौन सी? अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये सब। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। पॉइंट ये कॉन्सेप्चुअल, कि यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं ये उथली और उनकी प्रवणता क्या होती है? वो कम होती है, ठीक है। आज यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या लाइन लिखा है कि ये जो बुक का नाम है, इससे आपने जो प्रवणता की गणना की विधि सीखी होगी। क्या आप हिमालय से निकलने वाले और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उसकी तुलना कर सकते हैं? कर दीजिएगा, अगर आपको पता है, नहीं पता छोड़िए, क्या दिक्कत है, इस नहीं आने वाला। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। थोड़ा सा हमारी आदत है पढ़ाते समय कि जो आपके बेसिक पॉइंट होते हैं उसमें थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। जैसे अब थोड़ा सा मैप में आ जाते हैं ना, थोड़ा सा मैप में आज के लिए इतना रखेंगे, जो पढ़ाए हैं आज के लिए इतने रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैप के बारे में जो चर्चा कर लेते हैं, है ना। जो आपको हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या, देखिए मैंने आपको कुछ प्रायद्वीप के बारे में कुछ चर्चा किया था, है ना। तो कुछ मैप के बारे में बताया था, जैसे
ये देखिए अरावली पर्वत है, अरावली श्रेणी, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। प्रायद्वीप बारे में यही सब चर्चा हो रहा था ना। उसके बाद आपको देखिए ये मालवा पठार यहीं पे है, ध्यान रखिएगा मालवा पठार। मालवा पठार के बाद आप देखो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, कौन सा पता होना चाहिए, इधर देखिए इधर वाला, ठीक है। इधर वाला देखिए पोर्शन क्या क्या है, गारो खासी जयंतिया, ब्रह्मपुत्र, नागा श्रेणी, पटकाई, बूम, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट यही है, ये पूरा 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 एरिया नॉर्थ ईस्ट ही है, ठीक है ना। उसके बाद कोसी नदी देखिए यहीं पर है, बांग्लादेश ये है। इसके बाद ठीक है मकालू, एवरेस्ट पर्वत, धौलागिरी, अन्ना, ये सब आपको पता नहीं। सांगपो देखो, सांगपो यही जो ब्रह्मपुत्र पहले सांगपो के नाम से नहीं जाती थी। तो ये सब आपको जो है थोड़ा सा मैप बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि मैप अगर आपको नहीं पता है तो चीज़ें बड़ी जो है उथली उथली से नजर आती हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ नदियों के बारे में और देख लीजिए, जैसे क्या, ये देखिए अच्छा नीलगिरी पहाड़ी देखिए, अन्नामलाई, ये देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, अनाईमुडी, ये सब थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए आपको, है ना। बाकी ये देखिए आप ये याद रखिएगा, क्या ये वाली चीज़ याद रखिएगा, कावेरी नदी यहीं पे देख लीजिए, कावेरी नदी। अगर हम आपको एक चीज़ और बता दें, क्या बता दें, ये वाला देखिए ये है उत्तरी सरकार, ये पूरब साइड में है तो आपको लग रहा है ये पूरब कैसे हो जाएगा, उत्तरी सरकार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपके ये जो है कोंकण, ये वाला एरिया है कोंकण। उसके बाद देखिए कि यहीं पर है ये वाला, ये देखिए मालाबार तट, ये। उसके बाद यहीं पर देखिए साइड में है कोरोमंडल तट, ये सब पता होना चाहिए आपको, अगर नहीं पता कन्फ्यूज हो जाएंगे। तेलंगाना पठार देखिए यहाँ पर नल्लामाला, यहीं पे देखिए ये वाला नल्लामाला, ठीक है ना। कार्डमम देखिए पहाड़ी यहाँ पर है, कार्डमम चर्चा होगी इन लोगों की, ठीक है ना, आगे चर्चा होगी तो आप कन्फ्यूज होंगे। तो अभी थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी ना, सब भूल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर आपको जो नीलगिरी पहाड़ी, ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें जो है एक अच्छे वे में समझ में आ रहा होगा, हाँ ये क्या क्या है, ठीक है। और थोड़ा दिखाते हैं आपको, दिखाएं, ये देखिए मालवा पठार तो बता दिया आपको, बिंध्य श्रेणी देख लीजिए, देखिए बिंध्य श्रेणी, महादेव श्रेणी पहाड़ियाँ, ठीक है। तापी नदी देखिए, तापी ये नदी है, ये तापी, ये माही नदी देखिए, ये नदी है माही, अरावली मैंने आपको बता ही दिया। लूनी देखिए, लूनी यहाँ पर ये है, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ आपको पता होगा तो आसान रहेगा थोड़ा सा समझने में। उसके बाद देखिए नागपुर का पठार, ये देखिए ये है, बुंदेलखंड ये देखिए, ठीक है ना। उसको मलयगिरी, ये देखिए ये मलयगिरी, ठीक है ना। महानदी देखिए ये है, ठीक है ना। चिल्कन इसी में देखिए, ये देखिए चिल्का। तो ये सब आपको जो है थोड़ा सा इतना क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको पकड़ में आ जाए। प्रीलिम्स यहीं से बनता है, मैप से आपको लगेगा ना अरे कहाँ मिले सब यहीं मिलेगा। देखिए चिल्का नदी देखिए यहीं पे है, ये चिल्का नदी, ये चिल्का झील है, सॉरी ये महेंद्रगिरी देखिए यहाँ पर महेंद्रगिरी, ठीक है ना। तो ये सब जितना चीज़ मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो अच्छे से रिवीजन मारिए, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है, क्या पता, सब तो पता ही है। ये पूर्वी घाट ये देखिए, और ये है पश्चिमी घाट, ये देखिए। जब मैं आपको बता मैं चर्चा करूँगा कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट तक को मैप में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं किस तरफ की बात कर रहा हूँ, किस साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में यही चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके।